बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। PHY 304 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के सिलसिले में आज हम एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ेंगे और प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन मालूम करेंगे फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस। यह लेक्चर फोकस करेगा सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए BS फिजिक्स के हवाले से। अब एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस हमारे पास एक ऐसा थर्मल एक्सप्रेशन प्रोसेस है जिसमें ना तो हीट सिस्टम के अंदर दाखिल होती है और ना ही सिस्टम से बाहर निकलती है। यानी अ प्रोसेस इन अ थर्मोडायनेमिक्स इन विच नाइदर हीट एंटर्स नॉर लीव्स द सिस्टम इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। हम ये कह सकते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस असल में थर्मल आइसोलेशन की सिचुएशन होती है। इसमें एक्सपेंशन और कंप्रेशन के दौरान हीट सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम फ्लो नहीं करती। तो हम कह सकते हैं कि देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम द सिस्टम टू इट्स सराउंडिंग नाइदर ड्यूरिंग एक्सपेंशन नॉर ड्यूरिंग कंप्रेशन। अब एडियाबैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है। अब हम ये कह सकेंगे कि प्रोसेस सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब सिस्टम परफेक्टली इंसुलेटेड हो फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, क्योंकि हमने आइसोलेट करना है सिस्टम को सराउंडिंग से, तो इट मस्ट बी परफेक्टली इंसुलेटेड। और ये प्रोसेस इतना तेजी से होना चाहिए कि हीट को मौका ही ना मिले कि वो ट्रांसफर वहां पर हो सके सिस्टम से सराउंडिंग को या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ। तो इसलिए ये बहुत आमतौर पे रैपिड रिएक्शन एक्शन होता है। मिसाल के तौर पे जब गैस कंप्रेस होती है किसी भी इंजन के सिलेंडर में, तो वो इतना फास्ट प्रोसेस होता है कि बहुत ही कम या ना होने के बराबर एनर्जी को मौका मिलता है कि वो सिस्टम को लीव कर सके या सिस्टम में दाखिल हो सके ड्यू टू इट्स रैपिड एक्शन। तो ऐसे प्रोसेस को हम एडियाबैटिक प्रोसेस का नाम दे सकते हैं। अब यहां पे रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस से क्या मुराद है? रिवर्सिबल का मतलब होता है which can be retraced in the backward direction when the controlling factor is reversed। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का नाम भी देते हैं। ये एक आइडियलाइज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है इन एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसमें जो वर्क होगा ट्रांसफर होगा इन द फ्रिक्शनलेस मैनर। देयर इज नो लॉस absolutely for a reversible adiabatic process, and there is no transfer of heat and matter in the process during the reversible change। और ऐसे आइडियलाइज प्रोसेस आमतौर पे यूज किए जाते हैं फॉर मॉडलिंग इन द इंजीनियरिंग, जिसके कंपैरिजन के साथ रियल प्रोसेस को हम फिर उसकी लिमिटेशंस की बात करते हैं, फिर हम उसको एक रियल प्रोसेस की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन मॉडल करने के लिए, मॉडल बनाने के लिए हमें आइडियलाइज्ड प्रोसेस की जरूरत पेश आती है। अब व्हाट इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन? एडियाबैटिक एक्सपेंशन असल में एक ऐसी एक्सपेंशन है जब सिस्टम एक आइसोलेटेड सिचुएशन में हो और वहां पे वर्क डन बाय दी सिस्टम इस तरह हो कि एक्सपेंशन वो वॉल्यूम इंक्रीज करे। अब वॉल्यूम कैसे इंक्रीज कर सकता है जबकि कोई भी हीट उसको नहीं मिल रही या उसको इनपुट कोई नहीं है? तो ये असल में उसकी इंटरनल एनर्जी की वजह से होता है। तो लाजमी तौर पे जब एक्सपेंशन होगी तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी, और जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी तो वहां पे टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा। जबकि एडियाबैटिक कंप्रेशन में ये होगा कि सिस्टम पर वर्क होगा। अब सिस्टम पर वर्क जब होगा तो इट कैन कंप्रेस। जब कंप्रेस होगा तो अल्टीमेटली हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है दैट विल इंक्रीज। चूंकि यहाँ पे सिस्टम पर वर्क होने की सूरत में कोई हीट लीव नहीं कर सकती या सिस्टम से बाहर नहीं जा सकती, तो टेम्परेचर या इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज ड्यूरिंग द एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो हम कह सकते हैं कि एक्सपेंशन के दौरान
टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, जबकि कंप्रेशन के दौरान एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं द वर्क डन ड्यूरिंग द एडियाबैटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन इज एट द कॉस्ट ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर हम इसको एक्सप्रेशंस की बात करेंगे तो इसमें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन लॉजिकली इसमें क्या फर्क है वो हम देख लेते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस हमारे पास ऐसा प्रोसेस होता है जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है, जबकि एडियाबैटिक प्रोसेस में हम एनर्जी ट्रांसफर को बैन कर देते हैं, यानी एनर्जी ट्रांसफर मुमकिन नहीं होता फ्रॉम और टू द सिस्टम टू सराउंडिंग। जबकि वर्क डन जब होता वर्क डन की वजह हीट कंटेंट्स में चेंज आती है, नेट हीट कंटेंट्स चेंज होते हैं सिस्टम के ड्यू टू इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ द हीट इन द आइसोथर्मल प्रोसेस टू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट। लेकिन जब हम वर्क डन की बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में, अब चूंकि वहां पे हीट ना तो सिस्टम से बाहर जा सकती है ना सिस्टम के अंदर दाखिल हो सकती है, तो इस वजह से हमारे पास जो ट्रांसफर होगा वो इंटरनल एनर्जी की वजह से होगा वर्क डन। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो वर्क डन होगा दैट इज ड्यू टू इंटरनल एनर्जी इन द एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट चूंकि दाखिल हो सकती है या उसे लीव कर सकती है टू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट, सो द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इन द आइसोथर्मल प्रोसेस। लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस में इट विल वेरी, चूंकि इंटरनल एनर्जी चेंज होगी वेन एवर द वर्क इज डन और ऑन और बाय द सिस्टम, सो टेम्परेचर कैन बी वेरिड। हम सारी डिस्कशन में ये कह चुके हैं कि हीट ट्रांसफर होती है इन द आइसोथर्मल प्रोसेस टू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर कंप्रेशन हो रही है तो उस सूरत में हीट का आउटफ्लो होगा, अगर एक्सपेंशन हो रही होगी तो हीट का इनफ्लो होगा ताकि सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो सो देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ हीट, बट इन एडियाबैटिक प्रोसेस चूंकि हमारे पास आइसोलेशन की फॉर्म में होता है, तो देर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम और टू द सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, पी और वी के दरमियान रिलेशन मालूम करेंगे विद इन द एडियाबैटिक प्रोसेस। जबकि पी यहाँ पे प्रेशर ऑफ द सिस्टम है, वी यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम है। तो अगर हम देखेंगे तो ये पी वी टू द पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट आता है, जबकि गैमा एडियाबैटिक इंडेक्स होता है विच इज द रेशियो ऑफ द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर टू द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पे इसको करने से पहले हम थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा हमें व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। CV, that is the molar specific heat capacity at constant volume। अब यहाँ पे CV डिफाइन करने के लिए हमने मोलर का लफ्ज यूज किया है, तो दिस शुड बी डिफाइंड फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस। So, molar specific heat capacity at constant volume can be defined as the amount of heat energy needed to raise the temperature of 1 mole of a substance through 1 Kelvin at constant volume is called molar heat capacity at constant volume। अब molar heat capacity at constant volume के लिए हमने C के साथ सबस्क्रिप्ट में V का लफ्ज यूज करेंगे। तो अब अगर हम देखें कि जब हम हीट सप्लाई करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो दिस शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। जितने नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे अल्टीमेटली हीट भी हमें ज्यादा सप्लाई देना पड़ेगी फॉर ए सर्टेन rise of temperature। इसी तरह it should be directly proportional to dt। So we can say that dqv should be equal to cv and dt, where cv is the constant of proportionality here। अब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी CV को अगर हम लिखें तो CV शुड बी इक्वल टू CV शुड बी इक्वल टू DQ
at constant volume divided by number of moles and rise of temperature. It means कि हमारे पास it is the amount of energy per mole per degree rise in temperature. So this is called the specific heat capacity at constant volume. The amount of work done during constant volume process always equal to zero, क्योंकि वॉल्यूम जब चेंज नहीं होगा तो लाजमी तौर पे P इंटू डी वी शुड बी इक्वल टू जीरो। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो डी क्यू वी इज इक्वल टू एन सी वी डी टी के बराबर है। तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू डी क्यू वी प्लस डी डब्ल्यू, हम कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर फर्स्ट लॉ को देख रहे हैं। तो उस सूरत में चूंकि वर्क डन जीरो हो जाएगा, तो जो भी हम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स इंटरनल एनर्जी। हम ये कह सकते हैं द हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू द अमाउंट of internal energy which is increased during the process. So DE internal will be equal to NCV into DT हो जाएगा। तो ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाती है ड्यूरिंग दी प्रोसेस व्हेन हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहां पे फर्क सिर्फ ये होगा कि नो वी आर trying to increase the temperature of 1 mole of a gas at through 1 Kelvin at constant pressure. So it is the amount of heat energy needed to raise the temperature of 1 mole of substance through 1 Kelvin at constant pressure. It is called the molar specific heat capacity at constant pressure. So ultimately it will be equal to dQp will be equal to Cp and dt, where Cp is the molar heat capacity and here it is the constant of proportionality, and Cp again can be written as dQp over n into dt, that is the amount of heat at constant pressure per mole per degree rise in temperature. अब हम इन डेफिनेशन को करने के बाद इस पोजीशन में है कि वी कैन प्रूव दैट पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसके लिए सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस की अगर हम बात करें तो दिस शुड बी इक्वल टू डी ई इंटरनल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू इट इज द इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन सिंस डी क्यू इज इक्वल टू जीरो। यानी जितना भी हम वर्क डन करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान वो सारे का सारा उसके अंदर इंटरनल एनर्जी के तौर पर जाहिर होगा। और कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर चेंज इन इंटरनल एनर्जी की जब हमने बात की पिछले एक्सप्रेशन में, तो डीई शुड बी इक्वल टू सीवी एंड dt, ये हमने डेफिनेशन ऑफ सीवी के अंदर प्रूव किया। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो वी कैन राइट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू सी वी एंड डी टी होना चाहिए फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस। और चूंकि वर्क डन हमारे पास माइनस पी इंटू डी वी के बराबर होता है ड्यूरिंग द एक्सपेंशन, वी आर एज्यूमिंग दैट दिस इज द एडियाबैटिक एक्सपेंशन। सो comparing this with the equation 2, we can say that minus p into dv should be equal to cv n into dt। ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास हासिल हुआ, ये एक्सप्रेशन हुआ फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क डन के रेफरेंस से। अब हम फॉर आइडियल गैस बात कर लेते हैं कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी के बराबर होता है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो P इंटू डी वी हमारे पास फार्मूला होगा पहली टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये हमारे पास P इंटू डी वी प्लस V इंटू डी पी हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू एन आर टी। अब इसी एक्सप्रेशन को हम मैनिपुलेट कर रहे हैं तो P इंटू डी वी हमारे पास रह जाता है माइनस V, इस टर्म को हम दूसरी तरफ लेके गए, अगर इसको हम देखें तो माइनस वी इंटू डी पी प्लस एन आर इंटू डी टी के बराबर आ जाएगा।
अब हमने पहले इससे एक इक्वेशन देखी जिसमें हमने एन आर डी टी सॉरी जिसमें हम P इंटू डी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड कर चुके हैं सी वी इंटू एन डी टी विद नेगेटिव साइन। तो हमने यहां पर इस इक्वेशन में माइनस सी वी इंटू एन डी टी लिखा इस P इंटू डी वी की जगह पे। अब अगर हम इसमें वैल्यू पुट करने के बाद ये एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से बन गया। अब V इंटू डी पी एक साइड पे ले आए, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, तो V इंटू डी पी विल बी इक्वल टू सी वी एन डी टी। ये एक्सप्रेशन नेगेटिव से ये पॉजिटिव हुआ और प्लस एन आर डी टी ऑलरेडी मौजूद है। यहां पर सी वी और आर एन डी टी चूंकि कॉमन है दोनों में, तो ये यहां पे सी वी प्लस आर के बराबर रह गया। तो सी वी प्लस आर इंटू एन डी टी एक्सप्रेशन बन गया। अब सी वी प्लस आर, आपने लोगों ने एक फेमस इक्वेशन पढ़ी होगी, सीपी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। तो यहां पे सीपी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर के बराबर होता है। तो इस जगह पे हमने सीपी पुट कर दिया। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया V इंटू डी पी विल बी इक्वल टू सी पी एन डी टी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। अब हम इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 3 को अगर डिवाइड कर दें, एक हमारे पास P इंटू डी की फॉर्म में इक्वेशन नंबर 3 थी, 5 इक्वेशन आ गई थी हमारे पास V इंटू डी की फॉर्म में। जब इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास माइनस सी पी ओवर सी वी बच जाता है, दैट इज इक्वल टू माइनस गैमा, बिकॉज गैमा इज द रेशियो of specific heat capacity at constant pressure to the specific heat capacity at constant volume। यहां से हम dp over p का एक्सप्रेशन रखें एक तरफ, यानी एक तरफ हमने सिर्फ p रख लिया और दूसरी तरफ हमने सिर्फ v को वेरिएबल के तौर पे रखा। तो उस सूरत में हमारे पास ये इक्वेशन dp ओवर p इज इक्वल टू माइनस गैमा इंटू dv ओवर v बन जाती है। अब अगर हम इसको दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर लें, फ्रॉम इनिशियल कंडीशन टू फाइनल कंडीशन, सपोज करें कि हम पहले पी आई वी आई कंडीशन में है, बाद में हम पी एफ वी एफ कंडीशन में चले जाते हैं। तो हम इस लिमिट में अप्लाई करें तो डी पी ओवर पी इज दी इंटेग्रल को हम log ऑफ p का नाम दे सकते हैं और इस इंटेग्रल को हम log ऑफ v का नाम दे सकेंगे। तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन जो बन गए वो log ऑफ p फ्रॉम पी आई टू पी एफ विद नेगेटिव गैमा log ऑफ v फ्रॉम वी आई टू वी एफ, इसका इंटेग्रल हो जाएगा। और हम जानते हैं लॉगरिथमिक यहां से कंडीशन जब अप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम log ऑफ पी एफ माइनस log ऑफ पी आई। और इसी तरह माइनस गैमा को रखते हुए यहाँ पे पहले वी एफ की कंडीशन अप्लाई की, माइनस वी आई की कंडीशन अप्लाई की, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन गैमा लॉग ऑफ वी एफ माइनस लॉग ऑफ वी आई के बराबर आ जाता है। अब लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी को यूज करते हुए लॉग ऑफ पी एफ माइनस लॉग ऑफ पी आई को हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ पी एफ ओवर पी आई, यानी जो सब्ट्रैक्शन है उसको हम डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू माइनस गैमा लॉग ऑफ वी एफ ओवर वी आई के बराबर हो जाएगा। और फिर हम जब इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर चुके हैं तो यहां से माइनस गैमा जो इसका कोएफिशिएंट है दैट कैन बी टेकन एज द पावर विद इन दी लॉगरिथम। तो हम यहां पे एक्सप्रेशन को यूज करते हुए log ऑफ पी एफ ओवर पी आई इज इक्वल टू log ऑफ वी एफ ओवर वी आई टू द पावर माइनस गैमा बन जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन से अगर हम गौर करें तो ये वी एफ ओवर वी आई था, उसकी पावर है माइनस गैमा। अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें तो वी आई ऊपर आ जाएगा, वी एफ नीचे आ जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन की पावर बन जाएगी प्लस गैमा, क्योंकि हमने उसको रिवर्स कर दिया इनवर्स लेने की सूरत में। तो यहाँ पे log ऑफ पी एफ ओवर पी आई इज इक्वल टू log ऑफ वी आई ओवर वी एफ टू द पावर प्लस गैमा। ये हमारे पास पॉजिटिव गैमा की सूरत में रिजल्ट आ जाता है। अब यहाँ पे दोनों तरफ log है, हम दोनों तरफ अगर एंटी लॉग ले लेते हैं हमारे पास एक्सप्रेशन जस्ट बच जाएगा पी एफ ओवर पी आई और वी आई ओवर वी एफ टू द पावर प्लस गैमा। और अगर हम इसको वी आई टर्म एक तरफ ले जाएं और अगर आई वाली टर्म एक तरफ और एफ वाली टर्म एक तरफ, यानी हमारे पास इनिशियल कंडीशन की सूरत में पी आई वी आई टू द पावर गैमा और फाइनल कंडीशन की सूरत में पी एफ वी एफ टू द पावर गैमा बन जाए, तो उस सूरत में ये एक्सप्रेशन हमारे पास जाहिर करेगा कि
वॉल्यूम की चेंज के साथ जो एक्सप्रेशन है वो चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब PV टू द पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखा जा सकता है। So it is the relation between the pressure and volume of an ideal gas under adiabatic process. अब इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स में हम ऑलरेडी एफएससी लेवल पे साउंड वेव के अंदर यूज भी कर चुके हैं कि साउंड वेव व्हेन ट्रेवल थ्रू द एयर, सो वहां पे जो कंप्रेशन होते हैं, रेफ्रैक्शंस होते हैं या एक्सपेंशन और कंप्रेशन होती हैं, वो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। और द कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ स्टीम, जैसे अभी हमने कुछ स्लाइड्स पहले अभी हमने एग्जांपल के तौर पे कहा, वहां पर भी ये एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन था PV टू द पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस। अब अगर हम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ प्लॉट करें अकॉर्डिंग टू PV टू द पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो हमारे पास एक कर्व जो हासिल होगी वो कर्व मिलती जुलती है आइसोथर्मल कर्व से, लेकिन चूंकि V टू द पावर गैमा यहां पर इन्वॉल्व हो रहा है तो इट इज मोर स्टीपर देन द आइसोथर्मल कर्व। इस कर्व को हम एडियाबैट का नाम देते हैं। अब अगर यहां पर देखें तो P1 और V1 पर जब टेम्परेचर T1 है उस वक्त वो पोजीशन 1 पर है, और बाद में जब उसके प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर सेकंड पोजीशन पर आते हैं तो उस सूरत में ज्यादा रैपिडली वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है व्हेन द प्रेशर डिक्रीजेस। हम यहां पे कह सकते हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V टू द पावर गैमा। सो हमारे पास जो कर्व हासिल हो रही है वो तेजी से डिक्रीज कर रही है, लेकिन ये वैसे ही तकरीबन कर्व है जैसे कि आइसोथर्म कर्व होती है। अब इस प्रोसेस के दौरान अगर आप देखें तो स्टेट 1 के दौरान अगर इसका वॉल्यूम कम है और ये थर्मली इंसुलेटेड वॉल्स मौजूद हैं, जबकि पिस्टन भी इंसुलेटेड है, तो स्टेट 2 की सूरत में ये हमारे पास एक्सपैंड हो रहा है और अल्टीमेटली अगेंस्ट प्रेशर हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि हम ना तो इसको हीट दे रहे हैं ना इसे हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सो हमारे पास जो PV डायग्राम बनती है इसको हम एडियाबैट का नाम दे देते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एडियाबैटिक प्रोसेस की बात की। इसमें हमने PV डायग्राम की बात की, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन मालूम किया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसका जल्दी आपको आंसर कर सकूं। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।